हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने आपके सीटेट के ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन है जो कि उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रखे हैं, ताकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और अभी जो आपका सीटेट जो पूछ चुका है आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन, तो उन सभी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ आपका जो आने वाला सीटेट है उसमें आपको पता लग पाएगा कि सीटेट ने किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो तैयारी करनी है। और अब जो है पेपर के लिए कम टाइम भी बचा है, इसलिए आपको जो है स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है, ताकि आपका जो सीटेट है वो इस बार क्वालिफाई होना चाहिए। और हम जरूर प्रे करते हैं आप सभी का इस बार का जो सीटेट है वो जरूर क्वालिफाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। देखिए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि आप लोगों की संख्या बहुत कम है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आप सभी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कह रहा है कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आपको नहीं पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, नहीं और हाँ को। और आपके विकल्प दे रखे अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना है। बी कह रहा है कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। सी कह रहा है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है। प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना है। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। एक बार फटाफट से आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ जो है वो और भी बच्चे जुड़ सकें। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखिए, इसमें उद्देश्य नहीं पूछा है आपसे, पहले में ही देखिए आपका दे रहा है अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष। तो देखिए, ये जो आपके अवलोकन, वर्गीकरण, निष्कर्ष हैं, ये सभी आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो ये आपका ऑप्शन वैसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा कह रहा है कि विशेषता प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता। तो देखिए, यहाँ पे जिज्ञासा जो है वो भी पॉजिटिव वर्ड्स है, और जो आपका सृजनात्मकता है ये भी आपका पॉजिटिव वर्ड्स है। तो देखिए, ये विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, सी कह रहा है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। तो देखिए, सटीक वाली बात गलत हो जाती है, मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ पर किसी कौशल का विकास नहीं करना है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, जो सटीक है ये आपका निगेटिव वर्ड है। इस चीज़ से आप जो है ऑप्शन को एनिमिनेट करके अपना आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करते हैं, इसमें उद्देश्य नहीं पूछा था आपका, इसलिए जो विकल्प सी है वो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। अगला कह रहा है कि प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पर्यावरण के भी संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो देखिए, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी, यानी कि विकल्प सी है जो वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की जो रचना है उसमें क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, या फिर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर की, तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बच्चे के ज्ञान की रचना करने में जो आपकी पर्यावरण की पाठ्यपुस्तकें हैं ये सहायता करती हैं, बिल्कुल। बी कह रहा है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना। तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही, जब तक बच्चा एक्टिव होकर के भाग नहीं करेगा, यानी कि एक्टिव होकर के किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तब तक बच्चा कुछ सीख भी नहीं पाएगा। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि बच्चे के समुदाय के सदस्य। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, बच्चे के जो समुदाय के, यानी कि जो उनके समुदाय के जो मेंबर्स हैं, अगर जब तक वो भी साथ नहीं देंगे तब तक बच्चे के ज्ञान की रचना नहीं हो पाएगी। ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है।
डी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो देखिए जहाँ पर भी व्याख्या दिया हो या फिर परिभाषा दे रखा हो वो आपका ऑप्शन जो है वो गलत माना जाता है। कभी भी बच्चे को ना ही व्याख्या देनी है और ना ही परिभाषा पे उन्हें बल देना है। तो देखिए इस तरह से आपने क्वेश्चन का आंसर निकाला, यानी कि जो डी है वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। बाकी ए, बी और सी जो तीनों हैं ये एकदम सही विकल्प हैं। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो विकल्प पहला सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और सी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या या फिर शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर की बात करते हैं तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करके देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। कह रहा है वृत्तांत, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। बी कह रहा है कहानियाँ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। तो देखिए अभी मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि जहाँ पर भी व्याख्या आएगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ये खत्म हो गया। डी कह रहा है कि शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो देखिए यहाँ पर भी व्याख्या आ गई है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा, यानी कि 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। बचे कितने? 2, तो ये दोनों ही आपके पॉजिटिव हैं। तो इस तरह से जो है आप पर्यावरण अध्ययन सीखने में जो प्रभावशाली तरीके हैं वो आपके वृत्तांत और कहानियों के माध्यम से जो है आप बच्चे को पर्यावरण अध्ययन में शामिल कर सकते हैं। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। यानी कि आपसे वांछनीय गतिविधि पूछा है, कौन सी है। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। देखिए इसमें आपसे वांछनीय गतिविधि है पूछा है, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। देखिए अगर आप क्वेश्चन को नहीं ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आंसर गलत टिक कर देंगे और आपका क्वेश्चन भी इसी तरह से गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए केयरफुल होकर के आप लोग क्वेश्चन पढ़ के तब उसका आंसर टिक करिएगा। तो चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। तो देखिए आपकी ये बात आपकी गलत हो जाएगी। बी कह रहा है कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो देखिए जहाँ पर बहुसांस्कृतिक आए वो आपका बिल्कुल एकदम सही आंसर माना जाएगा, इसलिए आप आंख बंद करके उसको तो उस ऑप्शन को सही मानिएगा एक तरह से। और सी कह रहा है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो देखिए कभी भी पाठ्य पुस्तकों पर नहीं आश्रित रहना है, आपको बाहरी ज्ञान भी जोड़ करके, यानी कि जो आपका बाह्य वातावरण है उसको लेकर के साथ में चलना है, या फिर बाह्य के जो आपके अनुभव हैं उन सभी को साथ में लेकर के चलना है, ना कि आप केवल पाठ्य पुस्तकों पर रट्टा मार मार के चीज़ों पर आश्रित रहेंगे, है ना। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। और डी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। तो देखिए आपका ये भी सही है। अगर हम क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा, तो वो जाएगा विकल्प सी, यानी कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो देखिए बाकी ये जो है आपके ये एकदम सही हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वांछनीय पूछा था। तो इस हिसाब से अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शन को एलिमिनेट करके देखेंगे तो आपका जो सी विकल्प बच रहा है इसमें ही सिर्फ निगेटिव वर्ड्स दे रखा है जो कि केवल है, इससे आप पहचान सकते थे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जाएगा विकल्प सी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर फिर से आपसे नहीं पूछा है। कह रहा है क्रम निर्धारण मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण या फिर पोर्टफोलियो। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
तो देखिए कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो देखिए क्रम निर्धारण मापनी के द्वारा जो है आप सीखने का रचनात्मक आकलन कर पाएंगे, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। वर्णन अभिलेख, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कह रहा है कि वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, तो देखिए वार्षिक उपलब्धि परीक्षण का कोई मतलब नहीं होता है रचनात्मक आकलन में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि पोर्टफोलियो, तो बिल्कुल ये बात भी आपकी सही है। देखिए पोर्टफोलियो में आपका जो है वो पूरे साल भर का रिकॉर्ड रहता है, यानी कि बच्चे ने क्या क्या सीखा है, उसकी कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई हैं, तो उन चीज़ों का जो है वो सारा रिकॉर्ड, तो उस पोर्टफोलियो के अंदर बच्चे का सारा रिकॉर्ड रखा रहता है। तो इस चीज़ से भी आप पहचान सकते थे अपने ऑप्शन को, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, और आपके ऑप्शन दे रखे हैं कि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो देखिए कह रहा है कक्षा की अनुशासनहीनता, तो देखिए कक्षा की अनुशासनहीनता पर तो कभी नहीं जाना है ना, कक्षा में कभी भी अनुशासन बना के नहीं रखना है, वैसे ही खत्म हो गया ऑप्शन आपका। भी कह रहा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। जब आप कभी भी समूह में कोई चीज़ सीखेंगे तो आपका जो सहपाठी है वो सीखने के द्वारा जो है वो प्रोत्साहित करेगा एक तरह से, तो ये आपका विकल्प सही है। सी कह रहा है कि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है कि जब आप किसी चीज़ को समूह में सीखेंगे तो आपका जो है वो अंतःक्रिया को बेहतर करता है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कह रहा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है, तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने पर कभी बल नहीं दिया गया है। बच्चा जब तक क्रिएटिव रहेगा तब तक चीज़ों को सीखेगा। अगर बच्चे का मन नहीं है तो आप उसे कभी भी ज़बरदस्ती किसी चीज़ को नहीं सिखा पाएंगे। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन के विकल्प की बात करते हैं तो इसका विकल्प दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि बी और सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक कक्षा 5 की शिक्षक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो आपको बताना है कि बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करेगा, और आपके ऑप्शन इसमें क्या दे रखे हैं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चे को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है, या फिर बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं, ए कह रहा है कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, तो देखिए क्रियाकलाप का अवलोकन करने की बात तो ठीक है, और बी में कह रहा है कि बच्चे को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। तो देखिए बच्चे को अनुभव साझा करने की बात भी आपकी सही है कहीं ना कहीं, लेकिन सी में जो है आपका वो बच्चे को क्रियाकलाप के साथ साथ उसमें अवलोकन करने को भी कह रही है और उसमें अनुभव साझा करने को भी कह रही है, इसी के साथ उस पर चर्चा करने को भी प्रेरित कर रही है। तो देखिए इन तीनों का जो समावेशन है वो इस विकल्प में ही है, यानी कि क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव को साझा करना और इसी के साथ उस पर चर्चा करना। तो इस हिसाब से आपको जो विकल्प सी है वो सही हो जाएगा। आपको अलग अलग ऑप्शन चूज करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सारा आपका एक ही विकल्प में दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप पहचान सकते थे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, आकलन के संकेतकों का उपयोग, बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना।
सभी साथी आंसर करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन को दूर करना चाहिए किन चीज़ों के माध्यम से। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो इसका विकल्प डी है, जो कि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। यानी कि देखिए, एक शिक्षक जो है वो बच्चों को जानवरों का अवलोकन करने को कह रहा है और इसी के साथ उनका चित्र बनाने के लिए उन्हें प्रेरित कर रहा है। तो वो क्या चीज़ विकसित करना चाहता है? कह रहा है कि बच्चों में रचनात्मकता का विकास, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास, या फिर बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसमें क्या है, बच्चों में रचनात्मकता का विकास, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बच्चा देखिए जब जानवरों का खुद से अवलोकन करेगा, यानी कि उनके बारे में जानेगा, और जब उनका डायग्राम खुद से बनाएगा, तो वो जो है एकदम प्रेरित करने का उद्देश्य सही माना जाएगा। बी में कह रहा है कि बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। कह रहा है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। यानी कि विकल्प चौथा जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कह रहा है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए, और आपके विकल्प दे रखे हैं। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। मनाली, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, आप सभी को पता है, वहां पर घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी कह रहा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, जिसमें नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, इसमें कुछ जो घर दे रखे हैं उनके बारे में आपको विचार करना था। कह रहा राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं उनमें रहते हैं। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। राजस्थान के लोग जो हैं, यानी कि वहाँ के जिनके घर बने हुए हैं, वे लोग मिट्टी के घरों में ही रहते हैं, और उनकी जो छतें होती हैं वो कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं, उन्हीं के अंदर ही वो रहते हैं। ये बात आपकी एकदम सही हो गई। बी कह रहा है मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। तो देखिए, एनसीईआरटी में कहीं पे भी मनाली का जिक्र नहीं है कि जो वहाँ के घर होते हैं वो बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, बल्कि आपका जो असम राज्य है वहाँ पर जो है बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है बाढ़ वगैरह आ जाती है, जिस वजह से वहाँ पर जो है बांस के खंभों पर लोग अपना घर बना करके वहाँ रहते हैं। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सी में कह रहा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल में ज़रूरत का सामान और इसी के साथ जो जानवर होते हैं वो उनको भी वहाँ पे रखते हैं। यानी कि विकल्प ए और सी आपका सही है, यानी कि विकल्प दूसरा जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में भोजन बनाने के लिए किस तेल का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है। तो देखिए, इसमें कम मात्रा में पूछ रहा है, वो आपको बताना है। कह रहा है सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, पाम का तेल या फिर नारियल का तेल। सभी साथी आंसर करेंगे जल्दी से। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के सही आंसर की, तो इसका विकल्प सी है, जो कि पाम का ऑयल। तो इसका यूज़ जो है वो भारत में कम किया जाता है। बाकी आपका सरसों का तेल भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसका जो है वो एनसीईआरटी में आपका जिक्र दे रखा है। कहाँ पर? कश्मीर के अंदर जो है वो सरसों के तेल में वहाँ पर तली हुई फिश खाना पसंद करते हैं लोग। और सूरजमुखी का तेल भी जो है आपका यूज़ किया जाता है। इसी के साथ जो आपका नारियल का तेल है ये भी आपका यूज़ किया जाता है। इसका जिक्र जो है वो आपका गोवा में है। वहाँ के लोग जो हैं वो नारियल के तेल में फ्राई फिश खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की एक शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा। वह निम्नलिखित में से कौन सा समूह चुनेगी। यानी कि आपको ये बताना है कि जो शिक्षिका है उसने अपने ऑफिस में कुछ प्लांट्स लगाने को बोले हैं, तो वह इनमें से किस प्लांट का चुनाव करेगी जो कि वो अपने ऑफिस के अंदर लगा सके। और आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपका एलोवेरा,
मनी प्लांट और इसी के साथ जो आपका क्रोटन प्लांट है, ये तीनों ही जो है आपके वो ऑफिस के अंदर लगाए जाएंगे, यानी कि विकल्प डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां हैं, या विशेष क्षेत्रीय का मतलब पहले आप जान लीजिए, कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इसे इंग्लिश में आप देखिएगा, इसे कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, यानी कि विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। तो आपको ये बताना है कि एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां हैं, या फिर दुर्लभ प्रजातियां हैं, या फिर आयातित प्रजातियां हैं। विकल्प डी कह रहा है कि लुप्त प्राय प्रजातियां हैं। तो सभी को बताना है कि एंडेमिक जो स्पीसीज होती हैं वो क्या होती हैं आपकी। सभी जल्दी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियों की, तो ये जो होती हैं आपकी, ये एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियां होती हैं, यानी कि विकल्प ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका कि जीव के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन, यानी कि जिसे पार्क भी कहते हैं, वो महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है, यानी कि सबसे पुराना आपको राष्ट्रीय पार्क बताना है कि वो कौन सा है। आपके ऑप्शन दे रखे कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, इसी के साथ केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, और आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है, इसलिए जल्दी से जल्दी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सबसे पुराने आपके नेशनल पार्क की, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम बदल करके अब क्या हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है कि इस बार अगर सीटेट ने क्वेश्चन पूछा तो हो सकता है आपसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ना दे करके आपसे रामगंगा नेशनल पार्क वो लिख करके दे दे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, अगर आप लोग इधर उधर कर दिए, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको केयरफुल रहना है। जो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नाम बदल करके अब रामगंगा नेशनल पार्क हो चुका है, यानी कि विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाजरे के बीज की खेत से प्लेट तक की सही यात्रा को चुनिए, यानी कि जो बाजरे का बीज होता है वहाँ से उसकी जो प्रोसेस स्टार्ट होती है और जो आपके खाने की प्लेट तक पहुँचती है, उसकी यात्रा का सही क्रम आपको बताना है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है वो सीटेट आपका किसी ना किसी शिफ्ट में पिछली बार पूछ चुका है और इस बार भी पूछेगा। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक सीरियल से जो क्रम वाइज वाले आते हैं क्वेश्चंस, इन सभी पर आपको ध्यान देना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है आप सभी को। तो जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आपका जो बाजरे का बीज होता है तो उसे आप बोते हैं खेतों में। जब वो मतलब कि बो देंगे आप, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो बड़ा होने पर आप क्या करेंगे, उसको काट देंगे। तो देखिए, सारे ही ऑप्शन में आपका पहले फसल काटना दे रखा है, तो इसलिए आप आंसर नहीं बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, फसल काटने के बाद आप क्या करेंगे, थ्रेसिंग करेंगे, यानी कि देखिए बी में नहीं दिया है, इसलिए आप बी का ऑप्शन हटा ही दीजिए। बचे आपके 3। अब 3 में आगे देखना है। थ्रेसिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको फटकेंगे, यानी कि जो आपका जब आपका थ्रेसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका फसल है यानी कि बाजरा, वो जब आपकी कट जाएगी तो फिर उसे आप फटकेंगे। तो देखिए, फटकना किस में लिखा है, विकल्प सी में। ये आपका मिल गया, यानी कि विकल्प सी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। डी भी आपका गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। तो देख लीजिए इसका सही क्रम क्या हो जाएगा। कह रहा है फसल काटना, उसके बाद थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग के बाद आप उसको फटकेंगे, मतलब कि उसके अंदर से भूसी को हटाएंगे, फिर उसके बाद उसको ले जा करके चक्की पे पिसवाएंगे, फिर उसका आटा गूँथेंगे, फिर उसके बाद उसको बेलेंगे, फिर उसके बाद उसको सेक करके खा लेंगे। तो ये जो है वो बाजरे के बीज का एक सही क्रम है प्लेट तक जाने का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए, इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे और बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन के परिणाम हैं, और आपके विकल्प दे रखे हैं। वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, भौम जल स्तर में वृद्धि, या फिर बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि। सभी साथी आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए।
तो देखिए कह रहा है कि वनोन्मूलन के परिणाम हैं, यानी कि आपको परिणाम कौन कौन से हैं आपको ये बताना है। तो देखिए पहले में कह रहा है कि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि, तो बिल्कुल देखिए ये वनोन्मूलन का एक तरह से परिणाम है, यानी कि विकल्प ए तो आपका सही हो गया। बी कह रहा है कि वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। सी कह रहा है कि भौम जल स्तर में वृद्धि, तो देखिए भूमि जल, अगर भूमि का जल स्तर जो है वो अगर ऊपर हो जाएगा तो उससे वनोन्मूलन के परिणाम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो विकल्प सी जो है आपका हो सकता है ये कैंसिल हो जाए। अगला भी देख लेते हैं। कह रहा है कि बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के होने की संभावना में वृद्धि, तो देखिए आपकी ये बात भी एकदम सही है, यानी कि जो विकल्प ए, बी और डी है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि पहला ही आपका सही आंसर है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, नीचे दिए गए पदों में से बीज के अंकुरण के सही क्रम को पहचानिए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो आपका एक बीज है उसके अंकुरण का सही क्रम क्या है। तो देखिए आपके ऑप्शन इसमें दे रखे हैं। पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधा अपना भोजन स्वयं बना सकता है। बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बीज जो होता है वो एक छेद के माध्यम से पानी को सोखता है और जो उसका बीज होता है उसको नरम कर देता है। उसके बाद क्या होता है वो फट जाता है। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे चने को अगर भिगो के रखते हैं पानी में और आप उसे 2-3 दिन बाद जब आप देखते हैं तो उसका जो ऊपर की जो कवर होती है वो हट जाती है और इसी के साथ फिर वो फूट करके उसके अंदर देखते होंगे कि एक जड़ टाइप की निकल आती है ना। तो ये आपकी प्रोसेस एकदम सही है। पहले तो आपकी यही हो जाएगी, यानी कि बी। और उसके बाद कह रहा है कि बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो देखिए ये नहीं होगा आपका। वहीं डी में कह रहा है कि इस स्थिति में बेबी पौधा बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। तो देखिए आपका ये भी नहीं होगा। ये कह रहा है कि बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर बढ़ती है। तो देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है ना, तो बिल्कुल ये क्रम आपका सही है, यानी कि बी और ई। तो चलिए पहले हम विकल्प देख लेते हैं बी और ई कहाँ पर है। देखिए ए बी भी नहीं है, ना ही बी सी है। तीसरे में आपका बिल्कुल दे रखा है बी और ई, यानी कि अब आपका आंसर मिल चुका है। अगला आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, अगला आप वैसे ही कट कर सकते हैं, यानी कि पहले बी होगा। बीज एक छेद से पानी को सोखता है या बीजावरण को नरम कर देता है, इसी के साथ यह फूट जाता है और उसके बाद बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो कि नीचे की ओर ऊपर बढ़ती है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, इस स्थिति में जो आपका बेबी पौधा होता है वो बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है और उसके बाद बीज में अंकुरण होता है जो कि ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है और उसके बाद उसमें पत्तियां आने के बाद जो अल्पवयस्क पौधा होता है वो अपना भोजन स्वयं से बना सकता है। ये एक बीज के एक पेड़ बनने तक की प्रोसेस है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। हो सकता है आपसे आने वाले टाइम में जो सीटेट है वो आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है कि ठंडी और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको देखिए सही कथन बताना है, ठीक है। कह रहा है गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है, ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिम से आच्छादित होती है। ये बात भी आपकी एकदम सही है। सी कह रहा है कि गर्म रेगिस्तान लाल या नारंगी होते हैं जबकि जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं वो स्लेटी रंग के होते हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव के महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जा सकती है। तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। बच्चे आपके कौन से ए बी और सी, यानी कि जो ये विकल्प हैं आपके सही हो जाएंगे, यानी कि पहला विकल्प जो है इसी में दे रखा है आपका ए बी और सी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहा है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है। पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि लाल आंकड़ों की पुस्तक किसे कहते हैं। आप इसे अगर इंग्लिश में जान लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा।
तो देखिए जो आपकी लाल आंकड़ों की पुस्तक है वो आपकी रेड डाटा बुक कहलाती है ना, तो इस नाम से जो है वो लाल आंकड़ों की पुस्तक जानी जाती है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप अपना आंसर कर दीजिए कि जो लाल आंकड़ों की पुस्तक है वो क्या दर्ज करती है। उसमें कह रहा है कि धरती पर उपलब्ध सभी पौधे और जानवर, लुप्त प्राय पौधे और जानवर, लाल फूलों वाले पौधे, या फिर धरती पर उपलब्ध सभी जानवर। सभी साथी बताएंगे जो आपकी रेड डाटा बुक है वो क्या चीज़ दर्ज करती है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं आपकी जो रेड डाटा बुक है ये आपके इंडेंजर्ड प्लांट्स एंड जो एनिमल्स होते हैं आपके उनको दर्ज करती है, यानी कि लुप्त प्राय पौधे और जानवर, जो कि विकल्प बी में आपका दे रखा है। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है, और जो आपका सीटेड है वो हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है। आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पर्यावरण दिवस की, तो यह जो है आपका हर साल 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि विकल्प ए आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसे लगी आप सभी साथियों को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।